अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पाक फेयर्स का आज हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके जो रेफरेंसेस है या इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपको ओवरऑल सपोर्ट करेंगे पूरे पेपर में। और बाज़ दफ़ा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसको हमने जो है रीशेप करना होता है या मोल्ड करना होता है रेफरेंसेज लेके। इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज मिलने वाले हैं और इस जो है स्लाइड के अंदर या इस लेक्चर के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेन पॉइंट्स को इकट्ठा करूँ। बाकी जो डिटेल्ड नोट्स वो आपको ज़रूरत पड़ेगी रेफरेंसेस पढ़ने के लिए या किसी चीज़ की बैकग्राउंड जानने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे के सारी जो डिटेल्स शेयर कर सकूँ। नोट्स वाले सेशन में ज्वाइन करने के लिए मिनिमल से चार्जेस हैं, वो आप मेरा नंबर व्हाट्सएप पर नोट कर लीजिए। इसके अलावा ऐसे राइटिंग की जो बेस्ट बुक है पाकिस्तान में, द मिथ ऑफ ऐसे राइटिंग, वो भी आप एक्वायर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गेट इट बाय ऑनलाइन ऑर्डर। और इंग्लिश ग्रामर के जो नोट्स हैं मैंने बड़े ईजी करके बनाए हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं पोलिटिकल साइंस वगैरह, वो भी आप एक्वायर कर सकते हैं। अब आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी है क्या। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आइडियोलॉजी से लफ्ज़ी मुराद है कि नज़रिया, सोच। पाकिस्तान जो बनना था या पाकिस्तान बनने की जो सोच थी वो क्यों पैदा हुई। अब आइडियोलॉजी की अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये चीज़ें होती हैं मार्क्स लेने के लिए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि एक फ्रेंच वर्ड आइडियोलॉजी से बना है और असल में ये दो ग्रीक वर्ड्स जो थे आइडिया और लोगोस, इनका मजमूआ है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ डिस्कशन। अब पाकिस्तान आइडियोलॉजी की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन है कि पोलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है। ये सारे के सारे नोट्स मैंने 3-4 बुक्स को जो कंपाइल करके बनाए हैं जो मार्केट में इस वक्त इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ताकि आपको जो है एफर्ट ना करनी पड़े, स्पेशली क्योंकि जो जॉब होल्डर्स हैं या जो लोग फीमेल्स हैं जिनके पास इतनी बुक्स की एक्सेस नहीं होती, उनके लिए बड़ा इजी वे है कि वो आराम से नोट्स से तैयारी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? एक सियासी नज़रिया, एक ऐसी सोच है जो कि एक मतलूबा या पसंदीदा निज़ाम की तरफ अक्कासी करता है या उसकी जो है रहनुमाई करता है और उसको हासिल करने के तरीके बताता है। ये डेफिनेशन जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यही इसका मतलब निकलेगा। फिर र्यू एम क्रिस्टेंसन ने जो है आइडियोलॉजी को डिफाइन किया। वो कहता है कि आइडियोलॉजी जो है वो एक इंटरप्रिटेशन देती है, आपको माजी को समझने में मदद देती है। इसके अलावा जो है जो आपका प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन करती है और मुस्तकबिल के लिए आपको एक सोच या विजन या अमल जो है फ्राहम करती है। अब अगर आगे बढ़े तो आइडियोलॉजी पैदा क्यों होती है, क्यों पाकिस्तान की सोच पैदा हुई। जब लोग फील करते हैं कि वो एक सिस्टम के तहत या जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसके अंदर जो है वो उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। दूसरा जो है लोग अपनी जो शनाख्त या अपनी जो सोच है या अपनी जो सकाफत है उसको खतरे में पाते हैं, तो तब आइडियोलॉजी पैदा होती है। और जब कोई आइडियोलॉजी या कोई सिस्टम या लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा होता, तब भी आइडियोलॉजी जो पैदा होती है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है आइडियोलॉजी की? इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी है कि एक साइन ऑफ चेंज है, इससे मुआशरे में तब्दीली पैदा होती है। एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो लोगों को मुहर्रिक करता है किसी सोच की तरफ, किसी काम की तरफ। फिर लोगों में यूनिटी लेके आता है ताकि मिलके किसी बड़े मकसद को पूरा कर सकें। और ये एक तरह से एहतजाज भी है जो लोगों के अंदर जो है अनरेस्ट क्रिएट करता है। और फाइनली जो आइडियोलॉजी वो स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी उसकी बेसिस की बात करें तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी से मुराद ये है सिंपली बरसीर पाको हिंद के अंदर दो बड़ी कौमें, मुसलमान और हिंदू, दो अलग-अलग कौमें जिनका वजूद पाया जाता है। क्योंकि हिंदुओं का मानना था कि एक ही कौम है हिंदू, और वो हिंदू को जो था, हिंदुइज्म को जो था प्रमोट करते थे। लेकिन मुसलमानों ने जो था इस चीज़ को डेवलप किया, इस सोच को, कि जो है बरसीर के अंदर दो बड़ी कौमें ना कि एक। फिर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बेस इस चीज़ पे थी कि जो है पाकिस्तान वो है अल्लाह ताला के जो है अहकाम के मुताबिक जो उसको वजूद अमल में लाया जाएगा। फिर तीसरी चीज़ थी इन्फोर्समेंट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। फोर्थ पे था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी। फिर फिफ्थ था प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मुसलमानों का जो कल्चर था, जो हिंदू कल्चर के अंडर उसकी सब्जुगेशन में जो था वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, उसको जो रिवाइव किया जाए। फिर हिंदुओं के जो एक मुतअस्सिबाना और जो जालिमाना निज़ाम था उससे निजात हासिल की जाए। फिर जो बायस्ड एटीट्यूड था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का, ये भी एक सोच थी जो कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी की तरफ लेके गई। और लास्ट में था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमी। मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा लो वेजेस पे काम कर रहे थे, उनके पास कोई हाई रैंक्स नहीं थे, खासकर जो अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो यहाँ पे जो था इस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक बैलेंस इकोनॉमी कायम हो। अगर पाकिस्तान बनता है तो मुसलमानों को बहुत से जो राइट्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर जो डिटेल्स हैं ये सारी की सारी आप यहाँ पे कोटेशन देख सकते हैं कि पाकिस्तान कायदे में कहा था कि पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश द डे व्हेन द फर्स्ट इंडियन नेशनल एम्ब्रेस्ड इस्लाम। पाकिस्तान उसी वक्त बन गया था जब पहले जो इंडियन नेशनल था, जो इंडिया का जो एक शहरी था, उसने इस्लाम कबूल किया था। और इसके बाद जो था टू नेशन थ्योरी के अंदर जो दूसरी बड़ी चीज़ थी, दोनों को जो था इक्वल राइट्स नहीं था मिलते। इसके अंदर बहुत से वाक़यात थे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में। बनारस के हिंदुओं ने मुतालबा किया कि जो उर्दू है इसको ख़त्म करके जो हिंदी जो है, जो देवनागरी रस्मुल ख़त है, उसको नाफिज किया जाए। तो वहाँ पे जो था एक पूरी तहरीक चलाई गई। उसके बाद सर सैयद जो थे उन्होंने इस चीज़ को जो था लीड किया। ये सारी उसकी स्टेटमेंट है। वो कहते थे कि आई लुक टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विद द सेम आइज एंड कंसिडर देम एज टू आइज ऑफ अ ब्राइड। उसके बाद उन्होंने मिस्टर शेक्सपियर को बयान में कहा, गवर्नर थे जो बनारस के, कि इस कंट्रोवर्सी के बाद मैं इस सोच पे पहुंचा हूँ कि आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक नेशन नहीं बन सके, एज देयर रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ वाज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर।
क्योंकि उनकी ज़िंदगी और उनका रहन सहन जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पहले वो मुसलमानों को और हिंदुओं को एक समझते थे, लेकिन उसके बाद जो था इस वाक़े के बाद अच्छा टू नेशन थ्योरी के अंदर जो है बहुत से ऐसे वाक़यात शामिल हैं, जैसा कि अब पार्टीशन ऑफ बंगाल है। इसके बाद भी मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि जो हिंदू हैं वो हमारी कोई भी तरक्की या खुशहाली वाली जो चीज़ है उसको बर्दाश्त नहीं करते। इसकी डिटेल्स हैं कि जब 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन की थी बंगाल की ईस्ट और वेस्ट विंग में, तो मुसलमानों को जब फ़ायदा होना शुरू हुआ तो इन्होंने जो था इस चीज़ को हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया और आखिरकार जो पार्टीशन को कैंसिल करवा के छोड़ा। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान आइडियोलॉजी के पीछे ये भी था, कायदे आज़म फरमाते थे कि इट इज़ माई फर्म बिलीफ दैट आवर सैल्वेशन लाइज इन फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट एज गिवन बाय आवर ग्रेट लॉ गिवर द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। कि मेरा मानना है कि जो हमारी सैल्वेशन या हमारी निजात पाई जाती है उन गोल्डन रूल्स को फॉलो करने में जो कि हमारे जो ग्रेट लॉ गिवर इन प्रॉफिट इस्लाम हमें दे के गए हैं। फिर उनकी नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी इंपॉर्टेंट, लेट अस ले द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन इस्लामिक आइडियल्स एंड प्रिंसिपल। हम अपनी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी बुनियाद रखेंगे इस्लामिक आइडियल्स और प्रिंसिपल्स पे। और इसी तरह ऑलमाइटी हैज़ टॉट अस दैट आवर डिसीजंस इन द स्टेट अफेयर्स शैल बी गाइडेड बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन। कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि हमारे जो डिसीजंस होंगे स्टेट अफेयर्स के बारे में म्यूचुअल कंसल्टेशन से होंगे। उसके बाद आ गया नेक्स्ट रिलीजियस गैप। अल बेरूनी ने 1001 में हिंदुस्तान को जब विजिट किया तो उसने अपनी किताब में लिखा, किताबुल हिंद में, द हिंदू फैनेटिसिज्म इज डायरेक्टेड अगेंस्ट दोस्त। हिंदुओं की जो मुतअस्सिबाना या शिद्दत पसंद सोच है उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो उनसे बिलोंग नहीं करते, और खासकर मुसलमानों के खिलाफ जिसे वो मलीशिया करार देते थे। फिर इसके बाद जो था फर्दर ये स्टेटमेंट है कि हिंदू मुसलमानों के बिल्कुल मुखालिफ हैं। इसके अलावा उसने फिर फर्दर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी की। फिर कायदे आज़म कहते थे कि अगर कोई हिंदू जो है वो इस्लाम कबूल करता है उसको ना सिर्फ उसकी जो रिलीजियस राइट्स हैं उससे महरूम कर दिया जाता है, बल्कि वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल प्रेस्टीज है वो भी खो देता है। पैसा न्यूज़पेपर जो था उसका ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई कुत्ता जो है वो हिंदू के घर से खा लेता है तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर मुसलमान उनके खाने के पास से गुजरता है तो उसको जो है तो उसको वो नापाक करार देते। फिर रिवाइवल ऑफ मुस्लिम इमेज एंड आइडेंटिटी। मुसलमान चाहते थे कि अपना तशख़्ख़ुस और अपनी शनाख्त को जो है रिवाइव कर सकें। कायदे आज़म 23 मार्च 1940 को कहा था कि ये चीज़ जो है इसको गलत समझ लिया गया है कि मुसलमान एक मिनॉरिटी है, मुसलमान एक नेशन है हर डेफिनेशन के हवाले से, और बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम शिक की रूह से हम जो है कौम है। फिर यूनिक मुस्लिम कल्चर एंड आइडेंटिटी, मुसलमान जो इनका एक यूनिक कल्चर है इसको रिवाइव किया जाए, यहाँ से ये कायदे की कोटेशन है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अच्छा कुछ शिद्दत पसंद तहरीकें जो थी वो शामिल हुई और बरसीन में उनकी जो थी इमरजेंस। उसके बाद मुसलमानों की जो सर्वाइवल नाबूद होने वाला था। अल्लामा इकबाल ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में फरमाया था कि इट वाज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल सिविलाइज्ड नेशंस टू शो अटमोस्ट रिगार्ड एंड रेवरेंस फॉर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कल्चर एंड सोशल वैल्यूज ऑफ अदर नेशन। अब इमेंसिपेशन फ्रॉम प्रेजुडिशियल हिंदू मेजॉरिटी। डॉक्टर मौजमदार लिखते हैं कि हिंदू जो थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम सेपरेशन में जो था इनिशिएट किया, और उन्होंने बहुत सी ऐसी शिद्दत पसंद तहरीकें जो थी लॉन्च की थी। अपनी किताब एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस में वो लिखते हैं, जैसा कि ब्रह्मो समाज था और राजा राम मोहन जो थे इन्होंने ये शुरू की थी तहरीक। के बाद इसका मकसद ये था कि ब्रिटिश रूल जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। फिर आर्या समाज, और इसमें ये था कि ज़बरदस्ती जो हिंदू नहीं थे लोग उनको जो हिंदुज़म में कन्वर्ट किया जाता था। अब लास्ट के अंदर आ जाता है बायस्ड एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस जो थी जब 1885 में इसकी जो फॉर्मेशन हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुई, जब इसको फॉर्म किया गया तो इसका मकसद ये था, इसने ये क्लेम किया कि ये ज्वाइंटली जो है दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, मुसलमानों के और हिंदुओं के। लेकिन हमने देखा कि इसका जो एटीट्यूड था बहुत ज़्यादा बाइस्ड था, और इसमें मुसलमानों को बिल्कुल एक नॉमिनल सी मार्जिनल सी जो थी रिप्रेजेंटेशन दी गई, और इसके अलावा मुसलमानों के जो इंटरेस्ट थे या राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और लास्ट में जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड इकोनॉमी। मुसलमान जो थे उनकी वहाँ पे जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो भी डेंजर में थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज़रूरी था कि अलहदा जो है सेपरेट मुल्क जो है वो कायम किया जाए। तो ये सारे के सारे मुहर्रिकात थे टू नेशन थ्योरी के पीछे। और इसके अलावा अगर आप मजीद एक्सटेंड करना चाहें अपने क्वेश्चन को, इसमें आप जो दूसरे अभी लोग आएंगे जैसे शाह वलील्लाह वगैरह, जैसे सैयद अहमद खान, उनमें से भी रेफरेंस ऐड करके उन क्वेश्चंस में भी, क्योंकि सीएसएस के अंदर यह है कि मैनिपुलेशन होती है, बाकी क्वेश्चन से भी या बाकी सिलेबस से भी आप रेफरेंस जो है इकट्ठे करके उनको आपने वहाँ पर रिप्रोड्यूस करना होता है। तो आप इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज देखते जाएंगे वक्त के साथ साथ। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।